start the class. Second thing, sharing with you whiteboard. Now the class is going to be recorded. Remember that ki in today's class I will talk about what? In today's class I will talk about विलियम शेक्सपियर। और ये जो विलियम शेक्सपियर है उनका बायोग्राफिकल स्टडी पे हम बात करेंगे। विलियम शेक्सपियर का ये पोर्शन जो हमने कवर किया था, लेकिन दूसरे फॉर्म में मैंने कवर किया था। तो विलियम शेक्सपियर के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, तो विलियम शेक्सपियर का 1564 में उनका जन्म हुआ है, 1616 ईस्वी में उनकी मौत हुई है। तो वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि विलियम शेक्सपियर वाज बोर्न इन 1564 एंड ही डाइड इन 1616। 1564 में जन्म हुआ, 1616 ईस्वी में उनकी मौत हुई है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो विलियम शेक्सपियर से आपको ध्यान में रखना है कि अमूमन ये जो है बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है, बट इट इज सेट कि उनका अपना जो डेट ऑफ बर्थ है, जिस डेट ऑफ बर्थ को पैदा हुए थे उसी डेट ऑफ बर्थ में उनकी मौत हुई है। इट इज सेट तो ऑन 23rd April he was born। on 23rd April he was born and died। अब जो है अगर ये वर्ड लिखा जा रहा है कि ऑन 23rd April ही वॉज बॉर्न एंड डाइड, तो इसका मतलब कि 23 अप्रैल 1564 को उनका जन्म हुआ और 23 अप्रैल 1616 ईस्वी में उनकी मौत हुई है। यह एक बहुत कॉमन सा पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा जो पॉइंट है कि जहां वो पैदा हुए थे उसको लेकर के कई बार आयोग में भी वो पॉइंट आया हुआ है। उसको वो ग्रामर के भी पॉइंट ऑफ व्यू से था और उस प्लेस के बारे में भी था कि हमें उस प्लेस के बारे में जानना चाहिए। तो जो उनकी पैदाइश की जगह है, ज्यादातर किताबों में जो मिलती है उसका जो नाम रखा गया है, क्या नाम रखा गया है कि बॉर्न ही वॉज बॉर्न ही वॉज बॉर्न यू विल कम टू नो कि उनको उनकी जो पैदाइश की जगह है उसके बारे में ये कहा जाता है कि ही वॉज बॉर्न ऑन स्ट्रेटफर्ड स्ट्रेटफर्ड अपॉन एवन यूपीओएन अपॉन एवन इन वारविकशायर। वारविकशायर। सो रिमेम्बर दैट कि जो चीजें हैं यहाँ पर, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो इस चीज को ध्यान में रखना है कि ये पार्टिकुलर चीज को लेकर के क्वेश्चन उठा हुआ है कि यहाँ पर आन होगा या अपान होगा। तो रिमेम्बर व्हेन आई टॉक अबाउट कि व्हाट विल बी हियर, यहाँ आन होगा या यहाँ अपान होगा, तो आप ये देखेंगे कि ये चीजें अक्सर करके दोनों में मिलती है कि ही वॉज बॉर्न ऑन स्टेटफर्ड अपान एवन इन वारविकशायर। आन भी आया हुआ है, अपान भी आया हुआ है। और आन अपान किस पर्सपेक्टिव से यूज किया जाता है, उसका क्या पर्पस होता है, उसका क्या मकसद होता है, इस पार्टिकुलर चीज को जब ग्रामेटी, चूंकि जो जो भी ग्रामर से बिलोंग करता है उसको, वो उसको अच्छे ढंग से डिफाइन कर सकता है कि हाँ क्या क्या चीजें रही है। तो उसके साथ ये उन्होंने जोड़ा कि जब आप ये बात करते हैं कि ही वॉज बॉर्न, सॉरी हमने जो वो चीज, ही वॉज बॉर्न एट स्टैटफर्ड, हियर एट होना चाहिए था, एट स्टैटफर्ड, दिस पार्टिकुलर थिंग आई हैव टू टेक अपॉन एवन। तो यू विल कम टू नो ये चीज जो है यहाँ पे जो ऑन है, मैं इसका डिस्कशन है। एक्चुअली व्हाट हैपेंड कि इट्स सिली फ्रॉम माय माइंड, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस पोर्शन, आई एम टॉकिंग अबाउट अपॉन। रिमेंबर दैट कि दिस स्ट्रैटफर्ड जो है, दिस स्ट्रैटफर्ड, दिस इज द नेम ऑफ द विलेज। तो कोई भी जो छोटी जगह होती है उसके साथ प्लेस को शो करने के लिए हम सारे लोगों को पता है कि वहां पे प्रीपोजिशन में एट यूज किया जाता है। तो ही वॉज बॉर्न एट स्टैटफर्ड अपान एवन। ये जो अपान एवन को लेकर के है, यहाँ पे दो चीजें मिलती हैं, आन भी मिलता है, अपान भी मिलता है। व्हेन आई आस्क्ड सम पीपल, तो लोगों ने ये कहा कहा कि
ये पार्टिकुलर जो एवन है दैट इज द नेम ऑफ द रिवर। तो वो जो है इस चीज को इंडिकेट करता है कि उस रिवर के किनारे जो बसा हुआ गांव था उसके लिए जो है वहां पे अपान वर्ड यूज किया जाना चाहिए। तो स्ट्रेटफर्ड इज द नेम ऑफ द विलेज, is the name of the river, the name of the river, and remember that ki Warwickshire is the name of the district. These three words I used. Again, I would like to tell you ki these three words I used ki Stratford upon Avon in Warwickshire. यू विल कम टू नो कि ये बहुत ज्यादा डिस्कशन का मैटर नहीं होना चाहिए, लेकिन आयोग ने कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे थे और उस बार एक नहीं, मुझे याद है कि कई ऐसे क्वेश्चन थे जो कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले थे कि शेक्सपियर ने कितना हिस्टोरिकल प्ले लिखा, एक इसको लेकर के कि उनका 10 है, आयोग 8 मान रहा था, फिर बाद में उन्होंने 10 को माना। एक और चीजें अपान और आन को भी लेकर के कंफ्यूजन था। लेकिन अगर आप अच्छी किताबें या जो भी आप देखेंगे तो वहां पर आप ये देखेंगे जैसे मार्गरेट ड्रेबल ने है, मार्गरेट ड्रेबल एक बड़ी राइटर है, उन्होंने आन का यूज किया हुआ है। और जगहों पे और भी किताबों में अपान भी मिला हुआ है। तो हम ये नहीं कह सकते कि आन और अपान में क्या गलत है क्या सही है। ये ग्रामर के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाएगा तो वहां पर ये चीजें हैं। और आई थिंक कि वी शुड एवॉइड, या वी का मतलब कि जो जो आयोग है, आयोग शुड एवॉइड when such type of questions are prepared। तो ऐसे क्वेश्चंस को प्रिपेयर करने से बचना चाहिए। तो एक जो पॉइंट है कि स्ट्रेटफर्ड क्या है, स्ट्रेटफर्ड इज द नेम ऑफ द विलेज, एवन इज द नेम ऑफ द रिवर, वारविकशायर इज द नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। सो दीज थिंग्स यू हैव टू रिमेम्बर। लेकिन डाउट कहाँ पे है, अपान और आन को लेकर के है। इसको अगर आपको आता है तो ये दोनों चीजें सही है। लेकिन जो है मैं फिर वही कहूंगा कि ज्यादातर चीजों को अगर अगर आप मुझसे पूछेंगे कि व्हाट आई विल डू, अगर वहां पे मैं एक एस्पिरेंट होता या एग्जामिनेशन में अपियर होता, तो मैं इंस्टेड ऑफ अपॉन ऑलवेज आई वुड लाइक टू टिक ऑन, ऑन पे मैं हमेशा ऑन पर ही टिक करना चाहता या उस सर्किल को ही फिल करता जिसमें ऑप्शन ऑन होता। तो ज्यादातर उसके पीछे रीजन क्या है कि ऐसा नहीं कि मुझे ज्यादा इसकी जानी, लेकिन जो बड़े राइटर हैं, मोस्ट ऑफ द राइटर्स यू विल गेट कि उन्होंने ऑन का यूज किया हुआ है। बट सच अ थिंग आई फाइंड, तो दिस इज वाई कि मैं आपसे इतना सारी इसको लेकर के बात कर रहा हूँ कि आपको ये चीजें और भी आप चीजों को इसको लेकर के थोड़ा सा कंफर्म कर सकते हैं, या जो है कंफर्म करने के साथ साथ और उन लोगों से डिस्कस कर सकते हैं कि इसका क्या यूज है, कैसे क्या चीजें करनी है। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपको यहाँ वहां पे शेयर किया था, मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा, एंड व्हाट इज दैट थिंग कि जो स्ट्रेटफर्ड है, स्ट्रेटफर्ड इज द नेम ऑफ द विलेज, स्ट्रेटफर्ड इज द नेम ऑफ द विलेज, एवन is river, Warwickshire is district, Warwickshire is district। सो यू विल कम टू नो कि जो स्ट्रेटफोर्ड है, स्ट्रेटफोर्ड आपका क्या है, इट्स अ विलेज, दिस पार्टिकुलर थिंग। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एवन जो है क्या है, दिस पार्टिकुलर एवन, दिस इज व्हाट, इट्स अ रिवर। then you have to come with the what, you have to come Warwickshire is, it's what, it's a district। so you will get these points कि ये चीजें हमें क्लियर करना है, ऑलरेडी यू नो इट वेरी वेल कि हाँ इसके इसको लेकर के ये बातें कही जाती हैं। सेकेंड थिंग आई वांट टू टेल यू कि जो उनके फादर थे, उनके फादर का नाम था हिस, जॉन शेक्सपियर वाज हिज फादर, जॉन, एस एच ए के ई एस पी ई ए आर ई, जॉन शेक्सपियर वाज हिज फादर। उनके फादर का क्या नाम था, जॉन शेक्सपियर था, जॉन शेक्सपियर वॉज हिज फादर, जॉन शेक्सपियर वॉज हिज फादर। नेक्स्ट पॉइंट, मेरी आर्डन
मेरी आर्डन शेक्सपियर मेरी आर्डन वॉज हिज मदर Mary Arden was his mother. So remember that this particular name you have to remember. Mary Arden. Mary Arden was his mother, जो कि एक प्रॉस्पेरस फैमिली से बिलोंग करती थी। उससे हमें कोई मतलब नहीं है कि व्हाट टाइप ऑफ फैमिली शी हैज। तो वो एक प्रॉस्पेरस फैमिली से बिलोंग करती हैं उनका। जब आप बायोग्राफिकल स्टडी को जाते हैं तो उनके फादर के बारे में, मदर के बारे में, और साथ ही साथ उनकी अपनी वाइफ एनी हैथावे, Hathaway. Annie Hathaway was his wife. Annie Hathaway was his wife. So remember that कि Annie Hathaway उनकी वाइफ रही। Annie Hathaway was his wife. एंड जो एनी हैथावे थी, एनी हैथावे वी नो इट वेरी वेल कि वह उनसे उम्र में बड़ी थी, और इट इज सेड दैट कि 8 साल बड़ी थी। तो एनी हैथावे वाज हिज वाइफ एंड 8 years EIGHT 8 years उनसे बड़ी थी। तो 8 years ओल्डर, 8 years ओल्डर दैन शेक्सपियर। शेक्सपियर से वो 8 साल बड़ी हुई थी। सो यू विल कम टू नो कि एक बहुत कॉमन पॉइंट है, ये तो आपको रटा है, लेकिन अब चूंकि क्लास उससे रिलेटेड चल रही बायोग्राफिकल स्टडी, तो आई हैव टू टेक दिस थिंग, आई डोंट हैव टू इग्नोर, आई डोंट हैव टू अवॉइड इवन अ सिंगल पॉइंट। ऑल दिस थिंग्स वी हैव टू रिमेंबर। और परिवार में अगर बात की जाए तो परिवार में जो आप देखेंगे कि जो और लोग हैं, हैमनेट उनके बच्चे का नाम था हैमनेट, जूडिथ एंड सुजन्ना। सुजन्ना, सो यू विल कम टू नो कि हैमलेट हो गए, जूडिथ हो गए, सुजन्ना हो गए, ये उनके अपने बच्चे रहे हैं, जो एक परिवार रहा है, या उनका अपना परिवार के बारे में ये जानकारी रही है। अब अगर उसमें से हम कुछ चीजों को लें कि आखिर क्या ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, तो आप ये देखेंगे कि ये सारे क्वेश्चंस में फादर का भी नाम पूछा जा चुका है, माँ का भी नाम पूछा जा चुका है, वाइफ का भी नाम पूछा जा चुका है, किस डेट में पैदा हुए पूछा जा चुका है, किस डेट में मरे हैं पूछा जा चुका है, और एक और चीज पूछा जा चुका है, सिंपल सा क्वेश्चन कि शेक्सपियर बिलोंग्स टू विच एज। तो ये जो बात आ रही है फैमिली मेंबर्स के बाद, मैं अगला क्वेश्चन वही लिखूंगा कि शेक्सपियर बिलोंग्स टू शेक्सपियर बिलोंग्स टू एलिजाबेथन एज। एलिजाबेथन एज, BETHAN, 1558 से 1603। सो यू विल कम टू नो कि ही बिलोंग्स टू अ पार्टिकुलर एज, और उस एज का क्या नाम है, दैट इज द एलिजाबेथन एज, जो 1558 से 1603। मैंने आपको पूरा एलिजाबेथन एज पढ़ाया था। मैंने बताया था कि एलिजाबेथन एज क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के नाम पर रखा गया है। यह एज जो था पीस और प्रॉस्पेरिटी का एज था। इस एज को ये कहा जाता है गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। पूरे चूंकि इंग्लिश लिटरेचर की सारी चीजें फ्लारिश हुई हैं, पोइट्री भी फ्लारिश हुआ है, ड्रामा भी फ्लारिश हुआ है, प्रोज भी फ्लारिश हुआ है, तो हर चीजें जो है आप वहां पर देख सकते हैं। तो उस एज से बिलोंग करते हैं। और क्वीन एलिजाबेथ जिस राजवंश से बिलोंग करती थी उसका नाम था स्टुअर्ट डायनेस्टी। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे एज को भी लेकर के आपको बताया कि क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट 1558 से 1603, इस एज को गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहा जाता है। और क्वीन एलिजाबेथ जिस एज से बिलोंग करती है उसको क्या कहा जाता है, उसको नॉट एज, जिस डायनेस्टी से बिलोंग करती है, वो जो डायनेस्टी रही है स्टुअर्ट डायनेस्टी रहा है, उसमें एक चीज आप ये पाएंगे। एंड यू विल कम टू नो कि शेक्सपियर जैसे अपने हर आदमी का एक बचपना होता है, हर आदमी का एक ग्रोथ होता है, एक उसका अपना, ऐसे ही शेक्सपियर का भी अपना एक ग्रोथ हुआ, डेवलपमेंट हुआ। तो लेकिन वहां पे भी कुछ क्वेश्चंस उनकी लाइफ से पूछे जाते हैं।
तो एक तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि उनका जो अर्ली एजुकेशन था, क्योंकि बाद का एजुकेशन कोई बड़ी यूनिवर्सिटी से हुआ नहीं था, अर्ली एजुकेशन था। तो उस अर्ली एजुकेशन के लिए ये पूछा जाता कहाँ से हुआ था, तो उनका अर्ली एजुकेशन ग्रामर स्कूल स्ट्रैटफर्ड, जो उनके गांव का नाम था, वहीं पर एक ग्रामर स्कूल था, वहां पर उन्होंने अर्ली एजुकेशन प्राप्त किया। तो रिमेम्बर दैट कि शेक्सपियर शेक्सपियर अर्ली एजुकेशन, EDUCATION, शेक्सपियर अर्ली एजुकेशन started started in grammar school at Stratford। स्ट्रैटफर्ड नाम का जो जगह है, वहां पर वो अर्ली ग्रामर स्कूल, बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि इनका जो अर्ली एजुकेशन था वह स्ट्रैटफर्ड के ग्रामर स्कूल से जो है, जहाँ पे हर आदमी की, जिसको हम प्राइमरी एजुकेशन कहते हैं, कि मोस्ट ऑफ द पीपल का प्राइमरी एजुकेशन गांव में या जहाँ पे उनकी फैमिली रहती थी। अब तो ये बोर्डिंग का और तमाम कॉन्सेप्ट आया हुआ है, पब्लिक स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय। बट शेक्सपियर के जमाने में इस तरह का जो एजुकेशन सिस्टम था, गांव में जो भी लोग थे उन्होंने उनको पढ़ाया। आगे शेक्सपियर को कोई हायर एजुकेशन नहीं मिली हुई है, वी ऑल नो इट वेरी वेल। और यही रीजन है कि उनकी इसी एजुकेशन को ध्यान में रख करके बेन जॉनसन ने एक स्टेटमेंट दिया है जो अक्सर पूछा जाता है। उन्होंने कहा था कि शेक्सपियर शेक्सपियर हैड लिटिल लिटिल लैटिन एंड लेस ग्रीक। शेक्सपियर हैड लिटिल लैटिन एंड लेस ग्रीक। ये किसने कहा था? बेन जॉनसन ने कहा है, बेन जॉनसन। सो यू विल कम टू नो कि बेन जॉनसन जब ये कहते हैं कि शेक्सपियर हैड लिटिल लैटिन एंड लेस ग्रीक, की शेक्सपियर को थोड़ा सा लैटिन की जानकारी थी, थोड़ा सा ग्रीक की जानकारी थी, तो यह पार्टिकुलर चीज इंडिकेट करता है कि उनका हायर एजुकेशन का से कोई सरोकार नहीं हो पाया था। और उनके कंटेम्परेरी खुद ये बात बताते हैं कि उनकी अपनी एजुकेशन कैसे रही है। सेकेंड इम्पोर्टेंट पॉइंट ये आता है कि इसके बाद जो शेक्सपियर का फिर लिटरेरी करियर डेवलप कैसे हुआ। शेक्सपियर की लाइफ में एक घटना घटित होती है। वह घटना एक ये होती है कि ये ऐसा उनके ऊपर अक्यूज किया गया, डियर पोचिंग को लेकर के जो है, या डियर स्टीलिंग को लेकर के उनके ऊपर चार्ज लगाया गया। और ये जो जब जब ये चार्ज लगाया गया, तो चार्ज लगाने वाले एक फैमिली थी जो उनके बगल में ही रहती थी, लूसी फैमिली। लूसी फैमिली में ने चार्ज लगाया कि इन्होंने मेरे डियर को स्टील कर लिया या उसका पोचिंग कर लिया। सो यू विल कम टू नो, इनको गांव छोड़ करके जो है कहाँ पे जाना पड़ा, शहर की ओर जाना पड़ा। और ये घटना 1587 की है, शहर का मतलब लंदन की ओर जाना पड़ा। इसी एक घटना ने शेक्सपियर की करियर में बहुत बड़ा मोड़ लाते हैं। जब आदमी जाएगा तो उसको रोजगार की तलाश होगी, वो कुछ ना कुछ काम जो है तलाशेगा, ट्राई टू फाइंड आउट सम जॉब, ट्राई टू सीक आउट सम जॉब। और उन्होंने किया, फिर वहां पर वो थिएटर से जुड़ते जाते हैं। फिर वो आदमी जो गांव से इस वजह से डर के मारे भागा था कि मुझे कहीं मैं अरेस्ट ना हो जाऊं, मुझे कहीं जेल ना हो जाए, और इस तरह की चीजें, वह एक ग्रेट लिटरेरी फिगर बनते हैं। तो उस घटना को भी आपको ध्यान में रखना है कि इन 1857, सॉरी 1857 में, 1587, 1587, दिस डेट को करेक्ट कर लीजिएगा। 1587, 1587 ईस्वी में ही मूव्ड टू लंदन। ही मूव्ड टू लंदन। और क्यों? इन ऑर्डर टू सेव हिमसेल्फ, इन ऑर्डर टू सेव हिमसेल्फ,
in order to save himself from the prosecution, from the prosecution, Cution, from the prosecution of crime of deer stealing, of crime of deer stealing, of crime of deer stealing. Full stop. The charge was laid by the charge was laid by Lucy family, Lucy, Lucy family. मैंने अभी आपको बताया था कि शेक्सपियर के साथ जो घटना घटित हुई है, उस घटना में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही आता है कि 1587 में उनको स्ट्रैटफर्ड छोड़ करके लंदन जाना पड़ता है, और उसके पीछे उनके ऊपर एक चार्ज लगाया जाता है। वह जो चार्ज था कौन सा था? डियर स्टीलिंग का। और यह चार्ज किसने लगाया है? लूसी फैमिली ने लगाया हुआ है। तो दीज आर द टू इम्पोर्टेंट पॉइंट्स विच यू हैव टू कीप इन माइंड कि लूसी फैमिली के लोगों ने दे चार्ज्ड, एंड व्हाट दे चार्ज दैट कि शेक्सपियर स्टील्ड हिज डियर। और इसके अलावा एक और चीज देखेंगे कि इस वजह से कहीं उनको दंड ना मिले, वह जो है उनकी लाइफ में एक बड़ा उतार चढ़ाव आता है कि 1587, वो 1587 में क्या करते हैं? ही मूव्ड टू लंदन, दिस पार्टिकुलर प्लेस। ये ऐसी जगह थी जो शेक्सपियर को शेक्सपियर बना देगी। बाकी वॉट एवर, दैट डजेंट मैटर, यू डोंट नीड टू मीन्स आपको इसको याद करने की जरूरत है, लेकिन यू हैव टू गो दिस पार्टिकुलर थिंग, यू हैव टू गो कि शेक्सपियर ने कैसे 1587, लंदन, डियर स्टीलिंग, लूसी फैमिली एक दूसरे से कैसे जुड़ा, और कैसे शेक्सपियर का करियर यहाँ से तेजी के साथ बदलेगा। यू विल कम टू नो। नेक्स्ट पॉइंट, जब लंदन में आते हैं तो एक कॉमन सी बात है कि काम तलाशेंगे, कुछ चीजें होंगी, तो व्हाट वर द अपॉर्चुनिटी ही गॉट, उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि वन डे आई विल बी वर्ल्ड वाइड ड्रामेटिस्ट, और मेरे लिए ये वर्ड यूज किया जाएगा कि शेक्सपियर इज नॉट फॉर एन एज बट फॉर ऑल एजेस। नेवर ही थॉट, कभी उन्होंने भी नहीं सोचा होगा। तो व्हाट यू यू गेट कि जब उन्होंने शुरू में जॉब की तलाश की, तो जॉब में वो सबसे पहले किससे जुड़ते हैं? थिएटर से जुड़ते हैं। इसका मतलब कि ही स्टार्टेड हिज करियर, आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड की लिटरेरी करियर, एज अ सीकर ऑफ जॉब, एज अ वर्कर, जो एक तरह का काम करने वाले थे। तो उन्होंने अपना काम कहाँ से शुरू किया? जो है उन्होंने अपना काम थिएटर से जुड़ करके उन्होंने शुरू किया। तो जो थिएटर में, जिन थिएटर से वे जुड़े थे, उसमें से एक नाम था चैम्बरलेन थिएट्रिकल कंपनी ऑफ प्लेयर्स, चैम्बरलेन थिएट्रिकल कंपनी प्लेयर्स। सो यू विल कम टू नो नेक्स्ट पॉइंट की शेक्सपियर ज्वाइन शेक्सपियर ज्वाइन चैम्बरलेन, CHAMBERLA, यानी चैम्बरलेन थिएट्रिकल कंपनी प्लेयर्स, थिएट्रिकल कंपनी प्लेयर्स, प्लेयर्स। आई थिंक कि मैंने जल्दी कर दिया, फिर से आप नोट कर लीजिएगा। शेक्सपियर ज्वाइंड चैम्बरलेन, CHAMBERLAN, चैम्बरलेन थिएट्रिकल, THEATRICAL, थिएट्रिकल कंपनी, आप समझ ही रहे हैं कि उन्होंने इसको ज्वाइन किया था, प्लेयर्स का। इसके अलावा जो है उन्होंने जो है और भी प्लेयर्स को ज्वाइन किया था। और हाँ, ये जो चैम्बरलेन थिएट्रिकल कंपनी है, इसी को एक और नाम से जाना जाता है, आर बारबेजेस कंपनी, आर बारबेजेस कंपनी। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है।
शेक्सपियर ने सबसे पहले जिस थिएटर को ज्वाइन किया, उस थिएटर को क्या कहा गया था? बारबेजेस कंपनी। और इस बारबेजेस कंपनी का एक दूसरा और क्या नाम है? दैट इज द चैम्बरलेन थिएट्रिकल, जो कंपनी ऑफ प्लेयर्स थे उससे जुड़े हुए थे। तो ये दो नाम आपको ध्यान में रखना, जहां से उनकी करियर की शुरुआत होती है। दूसरा चीज जो है, अ, और भी ऐसे तमाम थिएटर से जुड़े थे, लेकिन उनके परफॉर्मेंस को देखते हुए या उनके वर्क को देखते हुए, अब ऐसा नहीं था कि वो सीधे जाते ही डायरेक्टर बन गए थे, ऐसा कुछ नहीं। थिएटर का जो कॉन्सेप्ट था उसमें बड़ा स्ट्रांग था, और ये उभर रहा था। एक अगर कहा जाए उसकी मार्केट थी, जैसे आज ऑनलाइन एजुकेशन है, डिजिटल नॉलेज है, ई कंटेंट है, all these things you find कि how the things are going to change। वैसे ही इन द वर्ल्ड ऑफ मनोरंजन, कहा जाए कि मनोरंजन की दुनिया में थिएटर का एक अहम रोल था। तो जब ये पहुंचे तो वहां पे इनको जो काम दिया गया, पर्दा उठाने का, पर्दा गिराने का, ट्रेडिशनल थिएटर आप समझ सकते हैं कैसे होता है। आजकल का थिएटर नहीं, का आइनॉक्स है या इस तरह की चीजें हैं। मोस्ट ऑफ द थिंग्स वहां पर जो होता था, उसके लिए हैंड्स की जरूरत पड़ती थी। तो शेक्सपियर को जो है, जो काम दिया गया, वो जो काम दिया गया, पर्दा उठाना, पर्दा गिराना या इस तरह का काम दिया गया, और उससे सीखते सीखते उनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हुआ। और 1594 में वो जो है एक और कंपनी को ज्वाइन करते हैं, और वो जो एक मेंबर बनते हैं, अर्ल ऑफ लेसेस्टर कंपनी ऑफ प्लेयर्स। तो नेक्स्ट पॉइंट विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि इन 1594, in 1594 he became the member of, किसके जो मेंबर बनते हैं इन 1594? ही बिकेम द मेंबर, वो मेंबर बनते हैं, और किसके मेंबर बनते हैं? यू विल कम टू नो कि उसका जो नाम है, अर्ल ऑफ लेसेस्टर कंपनी प्लेयर्स। अर्ल ऑफ लेसेस्टर, EARL, अर्ल ऑफ लेसेस्टर, LEICSTER, अर्ल ऑफ लेसेस्टर कंपनी ऑफ प्लेयर्स। सो ये एक और चीजें रही है जो आपको ध्यान में रखना है, कि व्हाट आई एम सेइंग, आई एम टेलिंग यू कि दिस पार्टिकुलर डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इस डेट में आप देखेंगे कि 1594 ईस्वी में ही बिकेम द मेंबर ऑफ अर्ल ऑफ लेसेस्टर कंपनी ऑफ प्लेयर्स। दिस इज अनदर थिएटर। अब देखिए, एक बार जब वो थिएटर से जुड़े, तो पहले थिएटर का क्या नाम था? बारबेजेस कंपनी। उसके बाद ही गॉट अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन अनदर कंपनी ऑफ थिएटर। और वह जो अनदर कंपनी ऑफ थिएटर रहा है, वह चीज क्या रही है? दैट वाज, उन्होंने उसको ज्वाइन किया, दैट वाज अर्ल ऑफ लेसेस्टर कंपनी ऑफ प्लेयर्स। तो दीज थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर। नेक्स्ट पॉइंट विच आई वुड लाइक टू टेल यू, कि इसके अलावा शेक्सपियर की लाइफ में एक बड़ा अ, तब्दीली तब आती है जब 1599 ईस्वी में उन्होंने ग्लोब थिएटर को ज्वाइन किया, और उसके वो शेयर होल्डर बने। क्योंकि अभी तक, जी, देखिए, व्हेन यू से कि लॉस्ट शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है, तो ये पार्टिकुलर वर्ड क्रिएट किया जाता है, पार्टिकुलर चीजें क्रिटिक्स क्रिएट करते हैं। लॉस्ट शेक्सपियर कोई बड़ा चीज नहीं, क्योंकि जब शेक्सपियर वहां से चले गए हैं और शेक्सपियर आ गए हैं, तो 7 साल तक शेक्सपियर के बारे में कोई जानकारी नहीं रही होगी। तो जो लॉस्ट शेक्सपियर, जो भाई, अगर कोई आदमी, ये चीज है कि मैं दंड से बच जाऊं, मैं गिरफ्तार ना हूं। बहुत सारे लोग हैं हमारे आपके अगल बगल वाले की कुछ ऐसा काम करते हैं, वो मुंबई चले जाते हैं, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे वो कहीं खो गए हैं, गुम हो गए, दिखाई ही नहीं पड़ रहे हैं। तो वो कोई उसमें कोई ऐसा फिलॉसफी या दर्शन नहीं है कि वो एक बड़ा वर्ड है या कोई लिटरेरी टर्म का कोई हिस्सा है, जिस पर वो चीजें हैं कि वो 7 साल नहीं थे, कहीं पे थे, बस वो काम कर रहे थे। बाद में रिसर्च उनके बारे में हुआ होगा, तब पता चला इंग्लैंड में जाके उन्होंने ये थिएटर ज्वाइन किया, ये किया या वो किया। ऑल दीज थिंग्स पीपल विल कम टू नो।
तो एक शब्द क्रिएट किया गया होगा क्रिटिक्स के द्वारा या लोगों ने इसको कहा, लेकिन उसका बहुत ऐसा नहीं है। तो हाँ, तो जो है उसमें हम ये देखेंगे कि 1599 क्यों इम्पोर्टेंट, और मैं बार बार इस पे फोकस कर रहा हूँ कि आपको ये सारी चीजें तैयार होना चाहिए। बारबेजेस कंपनी ऑफ थिएटर 1594 ईस्वी में, अर्ल लेसेस्टर कंपनी ऑफ प्लेयर्स 1599 ईस्वी में, ग्लोब थिएटर। और ग्लोब थिएटर पे मैं फोकस क्यों कर रहा हूँ, अब वह वर्कर नहीं है, अब वो ओनर बन गए हैं, वो शेयर होल्डर है। दिमाग में आपको रखना है ये चीज कि शेक्सपियर की संपत्ति में इजाफा होगा, हुआ होगा, शेक्सपियर के पर्सनालिटी में तब्दीली आई होगी, शेक्सपियर इकोनॉमिक रूप से स्ट्रांग हुए होंगे। तो ये 1599 मैं क्यों डिस्कस आपसे कर रहा हूँ, वाई आई एम टेलिंग यू कि वाई 1599 इज इम्पोर्टेंट। अब वो अब वो शेक्सपियर जो है वैसे शेक्सपियर नहीं रह गए हैं जो शेक्सपियर डर के मारे स्ट्रैटफर्ड से भाग करके आए थे। अब शेक्सपियर की मार्केट में एक आइडेंटिटी हो गई है। और 1599 होने का मतलब है कि इसके पहले आपको हमें पता है कि शेक्सपियर के बहुत सारे प्ले आ चुके हैं, और वो प्ले कौन कौन से थे, द मर्चेंट ऑफ वेनिस भी आ चुका था जो 1596 ईस्वी में रहा था। उसके पहले अगर आपने देखा होगा कि एज यू लाइक इट उन्होंने 1599 ईस्वी में लिखा हुआ था। और भी तमाम उनके अपने प्ले आप देखेंगे, मिड समर नाइट्स ड्रीम को आप देखेंगे, उनकी पोयम्स को आप देखेंगे, रेप ऑफ ल्यूक्रीस, वीनस एंड एडोनिस। तो शेक्सपियर जो है रिटेन वर्क भी करना शुरू कर दिए थे। ऐसा नहीं था कि शेक्सपियर ने केवल थिएटर ही ज्वाइन कर दिया था, पर्दा गिरा रहे पर्दा उठा रहे। तो 1599 जो डेट है ग्लोब थिएटर का, वहां का शेयर होल्डर होना, इसका मतलब एज अ ड्रामेटिस्ट वह आहिस्ता आहिस्ता इस्टेब्लिश हो गए थे, पर्सनालिटी में निखार आ गया था, उनकी कलम का जो जादू था वह लोगों पर, एक लोगों के बीच में पॉपुलर हो गए थे, या कलम का जादू चल रहा था। और सबसे बड़ा चीज ये था कि अब वो एक बड़े थिएटर के मालिक होने जा रहे हैं। और किसी भी बड़े थिएटर का मालिक होना, यह उसके वजूद की निशानी होती है। उस जमाने में वो चीज रहे होंगे, तो उनका जो वजूद है या जो अस्तित्व था वह खत्म नहीं हुआ है, बल्कि एक नए रूप में हमें देखने को मिल रहा है। तो ये 1599 जो मैं आपसे इतना डिस्कस कर रहा हूँ, उसके पीछे के कई लॉजिक हैं, कई पॉइंट है कि क्यों ये बात हो रही है। तो इन 1599 में उन्होंने क्या किया हुआ है कि इन 1599 ही ज्वाइंड ग्लोब थिएटर एंड became BECAM and became its a shareholder and became a shareholder। तो दिस पार्टिकुलर पॉइंट की 1599 ये जो डेट है, ये पार्टिकुलर 1599 ये जो डेट है, ये चीज हमें ध्यान में रखना है कि ये उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा उतार चढ़ाव आता है। 1599 ही ज्वाइन ग्लोब थिएटर, उन्होंने ग्लोब थिएटर को ज्वाइन किया एंड बिकेम अ शेयर होल्डर, और साथ ही साथ उसके शेयर होल्डर भी बने। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। दूसरा सबसे बड़ा चीज ये है कि इसके अलावा जो है, इसके बाद से, इसके पहले ही, जब देखिए इनके पास उस समय तक पैसा आ गया था, तो उसके पहले की एक और घटना घटित होती है 1597 में, जो अभी मैं बात कर रहा था कि शेक्सपियर में, इन 1597 ही परचेज्ड ही परचेज्ड उन्होंने क्या किया था 1597 में, उन्होंने परचेज किया था द न्यू पैलेस। ये भी क्वेश्चन आ चुका, द न्यू पैलेस, PALAC, ये उस घर का नाम है। और उन्होंने जो घर खरीदा भी जहां से भाग करके आए थे, वहीं पर, इन स्टैटफर्ड। मैं इस चीज को यहाँ पे प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ करके आपको डिफाइन करना चाहूंगा। इन स्टैटफर्ड, आप मुझे ये बताइए कि
स्ट्रैटफर्ड पहले डिस्कस हो चुका है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। लेकिन जो डेट इंपॉर्टेंट है 1597। अभी इन्होंने 1597 ईस्वी में एक घर खरीदा। घर जो खरीद रहे हैं उसका क्या नाम है, न्यू पैलेस के नाम से रहा है। और एक घर वो कहाँ पे खरीदे हुए, अपने गांव स्ट्रैटफर्ड में। दो चीजें आप मुझे बताइए। फर्स्ट आई वांट टू नो कि जब वो जो है ग्लोब थिएटर के मालिक बने थे, जिसका मतलब उससे पहले उनके हाथ में पैसा आ चुका था। जब पैसा आ चुका था तभी उन्होंने इतना बड़ा घर खरीदा, न्यू पैलेस इन स्ट्रैटफर्ड में। ये जो न्यू पैलेस इन स्ट्रैटफर्ड में है, इसका मतलब ये इंडिकेट करता, वो चाहते तो इंग्लैंड में भी बस सकते थे, इंग्लैंड में भी घर खरीद सकते थे। लेकिन उनके माता पिता या जो भी रहे होंगे उस समय, लोग जो भी जीवित रहेंगे, कोई ना कोई वहां पे रहा होगा उनके अपने घर के लोग। जब वो रहते हैं तो अमूमन आप देखेंगे कि एक साइकोलॉजी होती है। जब अगर कोई गांव का लड़का, गांव का बच्चा अगर कहीं शहर में जाता है, किसी वजह से चला जाए, भाग जाए, या जो है गुम हो जाए कुछ समय के लिए, और जब वह वहां पे कुछ कर लेता है, तो वो अपनी उस मातृभूमि पर, वो अपने होम टाउन को लौटता जहां से वह गया रहता, केवल अपनी आइडेंटिटी को दिखाने के लिए कि आपने एक समय मुझे अंडर एस्टिमेट किया होगा, एक समय मेरे ऊपर जो है डियर स्टीलिंग का चार्ज लगाया। लेकिन रिमेंबर दैट कि नाउ आई एम नॉट दैट शेक्सपियर विच यू फाउंड मी 8 years ago, which you saw me 8 years ago at Stratford. Now I am a well-known theater, means I am a well-known actor. I would not like to use the word director, but I would like to say कि a well-known पर्सन हु इज द पार्ट ऑफ द थिएटर, और जिसने क्या किया, पैसा कमा लिया, जिसके पास शोहरत है, आइडेंटिटी है, इज्जत है, तो सबसे पहले जो है वह उस जगह को जरूर दिखाना चाहता है, उस जगह जरूर वापस आना चाहता है जहां से वह डर के मारे भागा हुआ है। तो शेक्सपियर ने 1597 में जो मकान खरीदा था, उस मकान खरीदने के पीछे एक रीजन तो अनडाउटली ये होता है कि हमारे अपने नातेदार, रिश्तेदार, तमाम लोग वहां पे रह रहे हैं। लेकिन यह मकान खरीदना दो चीज की गवाही दे रहा है कि एक तो इकोनॉमिक रूप से शेक्सपियर स्ट्रांग हुए, और शेक्सपियर के अंदर का जो एम्बिशन था, जो लगातार उनको सता रहा होगा कि जब मैं घर से भागा था गांव से, तो चोरी का इल्जाम लगाया गया, मैं चुपके से भागा था, लोगों की निगाहों से बच के भागा था। नाउ इट्स टाइम टू प्रूव माई सेल्फ, इट्स टाइम टू प्रूव माई सेल्फ। यह समय है अपने आप को प्रूव करने का। खासकर जो पहले से स्टेब्लिश्ड है उनके बारे में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो मिडिल क्लास से है या पुअर फैमिली से जो लोग भी बिलोंग करते हैं, इफ दे गेट एनी गुड जॉब, इफ दे आर इन 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 सिटी, तो पहले उनका ये मकसद जरूर होता है उस जनरेशन का जो संघर्ष करके आई है, कि वो जहां से आई है वहां की आइडेंटिटी को ना छोड़े। बाद में जो उसकी जनरेशन है, शहर में रहते रहते वो चाहे जो कर ले, लेकिन उसकी उसकी एक पार्टिकुलर एक चीज होती है कि वह उस जगह को ना छोड़े। रेशमा, इतना हल्ला क्यों मचा रही हो? नहीं नहीं, ठीक है, बनाओ, ठीक। जी। जी। न्यू पैलेस है। आई थिंक कि न्यू पैलेस है। न्यू प्लेस का तो इसलिए नहीं मतलब होना चाहिए कि न्यू प्लेस क्या कोई जगह नाम के नाम से तो ऐसा वहां पे। नहीं, आई थिंक कि वट एवर आई गॉट दैट इज द न्यू पैलेस। न्यू पैलेस होना चाहिए। न्यू प्लेस का कोई लॉजिक नहीं समझ में आता। ये न्यू प्लेस का मतलब क्या, शेक्सपियर ने नया स्थान खरीदा? न्यू पैलेस जब ये करते हैं तो इट मीन्स दैट कि सम न्यू बिल्डिंग वहां पे जो बनी होगी, या कुछ ऐसा चीज होगा जिसका लोगों ने लिखा होगा। पैलेस तो समझ में आता है कि न्यू पैलेस एक प्रॉपर्टी हो सकती है, वहां पे उस चीज को उन्होंने पढ़। इन स्ट्रैटफोर्ड, या द सेम पॉइंट आई आल्सो, हाँ। सेकंड बिगेस्ट पॉइंट कि वो तो उसमें था, उसको उन्होंने वो किया था। तो इस पार्टिकुलर चीज को मुझे ये पता है। नेक्स्ट पॉइंट आई वांट टू डिस्कस विद यू कि व्हेन यू गो विद दीज थिंग्स, या व्हेन यू रिमेम्बर, तो आपको जिन और चीजों पे जो आपको ध्यान में रखना है, उनमें से एक चीज ये ध्यान में रखना है कि बाद में वो एक और थिएटर से जुड़े, जिसका नाम था ब्लैक फ्रायर थिएटर। जुड़े क्या, उसके शेयर होल्डर बने। तो सम थिएटर्स आई लाइक टू रिपीट कि
he also purchased Purchas, he also purchased some shares of Blackfriar Theatre, Black FRIAR, Blackfriar Theatre। इससे आपको ध्यान में रखना है। सो यू विल कम टू नो कि ये सारा का सारा चीज जो है उन्होंने किया था, और 1611 ईस्वी में उन्होंने ग्लोब थिएटर का अपना हिस्सा बेच दिया और स्ट्रैटफर्ड वापस आ जाते हैं। तो एक पॉइंट है आपको मैं यहाँ पे थिएटर से जुड़ी हुई बातें बताऊं कि इन 1611 ही सोल्ड हिज शेयर ऑफ ग्लोब थिएटर, हिज शेयर ऑफ ग्लोब थिएटर एंड केम बैक टू स्ट्रैटफर्ड। देखिए, मैं यहाँ पे 2 डेट आपसे डिस्कस करना चाहूँगा जो बहुत इम्पोर्टेंट डेट है। एक तो ये कि उन वो थिएटर से जुड़े जो ब्लैक फ्रायर थिएटर था, डज़न्ट मैटर, बहुत सारा थिएटर उनकी लाइफ में आया, ब्लैक फ्रायर थिएटर से जुड़े। लेकिन ये पार्टिकुलर डेट बहुत इम्पोर्टेंट है और आपको याद होगा इस डेट को इसलिए डिस्कस करना ज़रूरी है कि 1611 ईस्वी में ये कहा जाता है कि उनकी लास्ट प्ले आती है, लास्ट कंप्लीट प्ले जो द टेम्पेस्ट था और जो रोमांस का एक एग्जाम्पल है। तो 1611 जो डेट है, यह डेट क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए कि उनको ऐसा जो उनका टास्क था वो सारा अपना काम या टास्क पूरा कर लिए थे और उनको फिर लगा कि अब इंग्लैंड में सेटल होना या वो रहना बहुत वो ज़रूरी नहीं है। और ये एक चीज़ ये भी इंडिकेट करता है कि शायद उनकी जो क्रिएटिव पावर थी या जो एक एनर्जी थी वो भी रिड्यूस हो गई थी और स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा नहीं रहा होगा। चूँकि 1611 में अगर वापसी करते हैं तो 5 साल बाद ही 1616 ईस्वी में उनकी मौत हो जाती है। तो कुछ ऐसे डेट्स हैं जो आपको सिग्नल देते हैं कि अगर मैंने बताया कि उन्होंने 1611 ईस्वी में वापस आ जाते हैं, तो वापस आने के पीछे व्हाट वाज़ द कॉज़? There are some points which you have to keep in mind when I discuss with you any particular date कि 1611 ईस्वी में द टेम्पेस्ट आता है तो उन्होंने उस काम को पूरा कर लिया। उनका हो सकता है स्वास्थ्य भी अनुकूल ना रहा हो, इट वाज़ नॉट इन फेवर कि टू वर्क एक उस तरह का चीज़। तो वो जो है जो रिमेनिंग लाइफ थी उसको वो जो है कहाँ पे आके अपने लास्ट डेज़ वो पास किए। लास्ट डेज़ वो आकर के अपने गाँव में ही पास किए, वहाँ पर। और एक चीज़ ये ध्यान में रखना है कि जब वो 1611 ईस्वी में आते हैं वहाँ पर या वहाँ से वो सब चीज़ें, तो वो आए तो उन्होंने अपना शेयर होल्डर किसको कौन-सा बेचा था? जो उन्होंने बेचा था वो दैट इज़ द ग्लोब थिएटर का बेचे और फिर आकर के अपने उसी गाँव में स्ट्रैटफर्ड में सेटल होते हैं। जैसे आदमी बाहर गया, नौकरी किया, रिटायरमेंट के बाद वो फिर अपने गाँव की ओर वापस आता है या इस तरह की चीज़ें। तो शेक्सपियर का जो वो दौर था, उस दौर में ये पता चलता है कि ये एक ऐसी पर्सनैलिटी थे जो अपनी मिट्टी से जुड़े हुए थे, लास्ट टाइम तक वो वहाँ से जुड़े हुए थे। और उनके जुड़ने का ही रीज़न था कि बाद में जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस पार्टिकुलर जगह को, स्ट्रैटफर्ड को जो है और साथ ही साथ आसपास का जो एरिया रहा है हॉली ट्रिनिटी चर्च, उन सबको एक अगर मैं ये कहूँ कि राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया या ये चीजें रही। अगर शेक्सपियर वहां पे ना गए होते, लास्ट टाइम पे वापसी ना किए होते, तो शायद इस तरह की चीजें ना होती, लेकिन वहां पे वो गए एंड उस प्लेस का इंपॉर्टेंस है कि वी आर आल्सो डिस्कसिंग हियर। दूसरा चीज, एक चीज आपको ये ध्यान में रखना है कि व्हेन यू कम टू नो, एक डेट और भी रिलेटेड है कि 1613 ईस्वी में ग्लोब थिएटर में आग लग जाती है। एक और क्वेश्चन जो थिएटर से जुड़ा हुआ है। तो जब ग्लोब थिएटर में 1613 ईस्वी में आग लगती है, उस समय शेक्सपियर का इनकम्प्लीट प्ले हेनरी एट्थ जो है परफॉर्म हो रहा था। तो आई वुड लाइक टू राइट इट हियर कि इन 1613 ग्लोब थिएटर ग्लोब थिएटर वाज
caught fire, caught fire and burnt, and burnt. ANDA and burnt. BURNT and burnt. Globe Theatre was caught fire and burnt while Henry VIII was being performed. While Henry VIII was being performed. PERFORMED. So you will come to know there are some important things जो डेट से जुड़ा हुआ है, और वो चीजें क्या रही हैं कि 1613 ईस्वी में उस ग्लोब थिएटर जब वो स्टैटफोर्ड वापस आ जाते हैं, तो 2 साल के बाद, 2 साल के बाद वहां पे आग लगती है, और उस समय शेक्सपियर का लास्ट प्ले, और ये जो लास्ट प्ले हेनरी एट रहा, या इनकम्प्लीट प्ले है, यह इनकम्प्लीट प्ले वहां पे परफॉर्म किया जा रहा था। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जब ग्लोब थिएटर में आग लगती है तो शेक्सपियर का कौन सा प्ले परफॉर्म किया जा रहा था, तो दैट वाज हेनरी एट। लेकिन हेनरी एट्थ जो है क्या है, इट्स द इनकम्प्लीट प्ले ऑफ शेक्सपियर। तो यू विल कम टू नो कि ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखते हैं, या इन सारी चीजों को वी कैन जस्ट अंडरस्टैंड, वी कैन जस्ट सी कि व्हाट वी फाइंड हियर। तो एक जो उनका लाइफ था और उसमें जो डेट रही है, ये सब चीजें उससे रहा है। अगेन आई वुड लाइक टू आस्क यू कि उन्होंने ग्लोब थिएटर को कब ज्वाइन किया था, या ग्लोब थिएटर कब बन के तैयार हुआ। 1599। तो आपको जब भी ग्लोब थिएटर की बात होगी तो 1599, और उसी से आपको 1613 जोड़ लेना है, क्योंकि दोनों घटना इसी एक थिएटर से जुड़ी हुई है। बाकी आपको थिएटर के नाम ध्यान में रखने हैं, और वो जो थिएटर के नाम ध्यान में रखने हैं, बारबेजेस कंपनी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बारबेजेस कंपनी के अलावा उन्होंने जो जिसको चैम्बरलेन थिएट्रिकल कंपनी भी कहा गया, और जो मेंबर बने थे अर्ल ऑफ लेसेस्टर कंपनी ऑफ प्लेयर्स, फिर उन्होंने जो है क्या किया था, ब्लैक फ्रायर थिएटर। इस तरह की जितनी चीजें थी, जो एक उनका करियर का जो था कि इस थिएटर से जुड़ करके जो उन्होंने काम किया, यू हैव टू कीप इन योर माइंड। अब हम लोग जो उनसे उनके बायोग्राफिकल स्टडी का एक लास्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे, और उस लास्ट पॉइंट में वी आर टॉकिंग अबाउट की। जी। जी दिने। ये नहीं, आग आग लगने के बाद कि इट वाज अनडाउटली इट वाज रीबिल्ट, क्योंकि थिएटर की पॉपुलैरिटी रही है, और थिएटर को जो पॉपुलर हुआ है वो जो है, हम एक चीज देख सकते हैं कि जब 1642 ईस्वी में थिएटर बंद कर दिया गया था, तो 1660 ईस्वी में थिएटर को रीओपन किया गया था। आप तब समझ सकते हैं कि शेक्सपियर के जमाने से जो थिएटर पॉपुलर होता है वो कहाँ तक चलता है। तो जहां तक ये प्रश्न आता है कि उन्होंने इसको 1614 में उन्होंने रीबिल्ट किया, तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने ही, अनडाउटली उनका कंट्रीब्यूशन रहा है, उनका कंट्रीब्यूशन को कांट बी इग्नोर्ड। लेकिन मतलब वी जस्ट कैन यूज द वर्ड कि ही कंट्रीब्यूटेड इन रीबिल्डिंग ऑफ दैट थिएटर इन 1614। ही कंट्रीब्यूटेड, क्योंकि वो एक शेयर होल्डर थे, उन्होंने उसको वो किया। उन्होंने हो सकता है बाद में वो उसके मालिक नहीं रह गए, आपको याद होगा कि उन्होंने उसको बेच दिया था 1611 ईस्वी में, मैंने यही तो आपको लिखवाया ना, उसको उन्होंने बेच दिया था। शेक्सपियर के पास पैसा आ चुका था, जो उसका मालिक रहा होगा या जो और लोग रहे होंगे, उन्होंने उसको रीबिल्ट किया होगा, शेक्सपियर ने उसमें कंट्रीब्यूट किया। दैट इज द पॉइंट। सो जो लास्ट पॉइंट हमें ध्यान में रखना है, एट द एज ऑफ 52, at the age of 52, on 23rd April, on 23rd April 1616, he died। जी सर, आ गई, आइए। He died, he died।
and was buried and was buried and was buried in the church of in the church of Holy Trinity in Stratford. Holy Trinity in Stratford. So, a great personality who was born in 1564 died in 1616। 1616 ईस्वी में उनकी मौत होती है और एट द एज ऑफ 52 सेम वही डेट इट इज सेड कि सेम वही डेट रही है। और अपनी जो है मातृभूमि अपने होम टाउन में उनको दफन किया जाता है। और ये पार्टिकुलर विलेज बार बार आ रहा है जिस चर्च में जो चर्च के जिस कैंपस में उनको बरीड किया गया था ग्रेवयार्ड में, दैट वाज द हॉली ट्रिनिटी, उस चर्च का नाम है। सो यू विल कम टू नो एंड अंडरस्टैंड कि एक आदमी का जो जर्नी है वो कहाँ से शुरू हुआ, जिसके ऊपर अक्यूज किया गया डियर स्टीलिंग का, जिसको अक्यूज किया गया कि ग्रामर स्कूल उन्होंने केवल अटेंड किया था, ही हैड लिटिल लैटिन एंड लेस ग्रीक। उस पार्टिकुलर आदमी को एक अगर कहा जाए कि वह नेशनल असेट रहे तो देर इज नो एग्जैजरेशन, देर इज नो हाइपरबली, एंड यू कैन जस्ट फाइंड द ब्यूटी ऑफ दैट इंग्लैंड इन द वर्क्स ऑफ दिस मैन। कि उन्होंने इंग्लैंड को, चूंकि किसी भी राष्ट्र की जो आइडेंटिटी होती है उस राष्ट्र की आइडेंटिटी उसके द्वारा उसके द्वारा वहां के रहने वाले जो लोग हैं उनका जो काम है उसमें होता है। और जो जो नेशनल हेरिटेज जो बाद में बन जाता है, राष्ट्र की विरासत बन जाती है, तो ऑल द वर्क्स ऑफ दिस मैन became what it became the national heritage। and you can just see the beauty of England, ह्यूमन साइकी का कैरेक्टर जो बाद में अप्लाई किया गया कि ये तो हर जगह इस चीज को देख अप्लाई किया जा सकता है। तब शेक्सपियर को ये कहा गया कि ही वॉज नॉट फॉर एन एज बट फॉर ऑल एजेस। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। अब मुझे नहीं लगता कि मैं थिएटर को दोबारा कहीं पे मुझे लिखने की जरूरत है, मुझे लगता है कि सारे थिएटर्स आपके माइंड में है। मेरे पास एक प्लान ये था कि मैं थिएटर के नाम जितने से वो जुड़े हुए हैं उसको मैं एक जगह लिखवा दूं। बट आई थिंक कि most of the things you have done, uh, so just I'm deleting this point। सो जो नया पॉइंट हम लोग कवर करेंगे एक तो इसमें रहा है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि वो सारे थिएटर्स के नाम आप लिख लीजिए, एक जगह कर लीजिए, आपको याद तो है ही है। बट रिमेम्बर दैट कि इम्पोर्टेंट थिएटर्स, इम्पोर्टेंट थिएटर्स, इम्पोर्टेंट थिएटर्स ज्वाइंड बाई शेक्सपियर, JOINED, ज्वाइंड बाई शेक्सपियर, SHAKESPEARE। जो एक पहला जो एक थिएटर रहा है दैट वाज द बारबेजेस कंपनी ऑफ प्लेयर्स। पहला बारबेजेस कंपनी ऑफ प्लेयर्स, या और करके इसी को आपको क्या लिखना है, पहला बारबेजेस कंपनी ऑफ प्लेयर्स, या इसी को आपको और करके क्या लिखना है, और करके यू हैव टू राइट डाउन दैट वाज द चैम्बरलेन थिएट्रिकल कंपनी, चैम्बरलेन थिएट्रिकल कंपनी, CHAMBERLANE, चैम्बरलेन
थिएट्रिकल चैम्बरलेन थिएट्रिकल कंपनी, दिस इज द पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है उनके थिएटर से जुड़ा हुआ है, दैट वाज व्हाट, अर्लफ लेसेस्टर कंपनी ऑफ प्लेयर, अर्लफ लेसेस्टर कंपनी प्लेयर। जी। किसका नाम? हाँ, चैम्बरलेन कंपनी का बाद में उसका स्ट्रक्चर बदलता जाता है, और उसमें जो है बहुत सारी चीजें आती हैं। बाद में उसको जेम्स फर्स्ट पे भी उसको उस चीज को किया गया था। तो वो सारी चीजें जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम यू विल कम टू नो कि चीजें बहुत सारी बदलती जाती हैं, बहुत सारे उसमें नए लोग जुड़ते जाते हैं। अनडाउटली वो सब चीजें वर्क हुआ। तो थिएटर का जब आप पूरा थिएटर का एक हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो थिएटर की उस हिस्ट्री में बहुत सारे लोगों का काम, बहुत सारे लोगों का चीजें उसमें कंट्रीब्यूशन रहा है। बट हियर वी आर जस्ट गेटिंग दोज पॉइंट्स जो कि किससे जुड़ा हुआ है, शेक्सपियर से जुड़ा हुआ है। कि शेक्सपियर ने जो है इसको क्या हुआ था कि ज्वाइन किया था, और इसका क्या नाम रहा, दैट वाज द अर्ल ऑफ लेसेस्टर कंपनी प्लेयर, LEICESC, अर्ल ऑफ लेसेस्टर कंपनी प्लेयर्स। तीसरा जो आपको ध्यान में रखना है, ग्लोब थिएटर। ग्लोब थिएटर। So remember that कि when you go with these things, तो you have to go with these points। एक और है ब्लैक फ्राई थिएटर। ब्लैक फ्राई थिएटर। So what I want to tell you, you have to go with these points, you have to remember these points कि ये सारी चीजें उस आदमी उन्होंने किया, या उनकी लाइफ में ये सारी चीजें हुई है। आई विल टेक 2 or 3 मिनट्स जिसमें मैं डिस्कस ये करूंगा कि इन इन इनके अलावा हु अदर केम इन हिज लाइफ, इनके अलावा कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पर्सन्स या पर्सनालिटीज रहे। ये तो शेक्सपियर की जर्नी। दूसरा सेक्शन आपको जो याद करने वाला पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पर्सन्स इन द लाइफ ऑफ शेक्सपियर। शेक्सपियर। उनमें से एक नाम आपको, डार्क लेडी। सब आपने पढ़ा है, ऐसा नहीं कि मैं कोई नई बात बता रहा हूँ, लेकिन मैं एक जगह कर देना चाहता हूँ। डार्क लेडी उनकी बिलव्ड है। WH उनके अपने दोस्त है, जिनको जो है WH का ये फुल फॉर्म कहा जाता है कि विलियम हर्बर्ट के रूप में इनको ट्रीट किया जाता है। और ये कहा जाता है कि विलियम हर्बर्ट ही अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन थे। इन्होंने इनको हेल्प किया था पैसे को लेकर के, खास करके जब इनका सोनेट पब्लिश हुआ था टॉमस हार्पे के द्वारा। तो डार्क लेडी बिलव्ड हो गई WH, और WH का मैंने इनिशियल नाम लिखा हुआ है, फुल फॉर्म भी मैं यही कर दे रहा हूँ। ये कहा जाता है कि उनका पूरा नाम विलियम हर्बर्ट, हर्बर्ट। तो WH को और डार्क लेडी को उन्होंने अपना सोनेट डेडिकेट किया है, ये आपको पता है, तो ऐसा कुछ नहीं। लेकिन हमें एक जगह उन नामों को करने की जरूरत है कि ये चीजें रही। डार्क लेडी, WH मीन्स विलियम हर्बर्ट, जिनको अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन भी कहा जाता है, कि वो वहां पे थे और जिन्होंने उनका वो किया हुआ था। एक नाम मैं ये कहूंगा कि तीसरा नाम मैं लेना चाहूंगा, टॉमस थार्पे। THORP, टॉमस थार्पी। पब्लिश्ड सानेट ऑफ विलियम शेक्सपियर, पब्लिश्ड
सॉनेट्स ऑफ विलियम शेक्सपियर। आपको याद है डेट उनका कब पब्लिश हुआ है? शेक्सपियर 16 इन 1609। तो एक नाम आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है जो आपको ध्यान में, टॉमस थार्पे का, कि ये नाम है, दीज आर द नेम्स जो कि पूछा जाता है कि टॉमस थार्पे का क्या कंट्रीब्यूशन शेक्सपियर को लेकर के रहा है। आई थिंक ये तीसरे थे। या फोर्थ नाम जो मैं आपको लिखना चाहूंगा वो है हेमिंग्वे और कॉन्डेल। हेमिंग्वे एंड कॉन्डेल। हमें हमें ये आपको सबको पता है कि हेमिंग्वे और कॉन्डेल ने क्या किया था, शेक्सपियर का पहला फोलियो लाया था, द फर्स्ट फोलियो ऑफ विलियम शेक्सपियर इन 1623। द फर्स्ट, ये सब पूछा जा चुका, द फर्स्ट फोलियो, द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर। फोलियो जो है कलेक्शन ऑफ हिज होल वर्क होता है, उनके जितने ड्रामा थे वो सबके सब आए थे। कब आया हुआ? 1623 में, उनकी मौत के बाद। पहले जो पहला फोलियो आया था उसमें टोटल कितने प्ले थे? उसमें टोटल 36 प्लेज रहे। पहले फोलियोज में 36 प्लेस रहे थे, और 36 प्लेस में से एक प्लेस को जो है क्या किया गया था, ओमिट कर दिया गया था। उस प्ले का नाम था पेरिक्लिस। 36 प्लेस थे उसमें, वन प्ले वॉज ओमिटेड, वन प्ले वॉज ओमिटेड, OMITTED। जो प्ले ओमिट किया गया था उसका क्या नाम था? वन प्ले वॉज ओमिटेड, नेम्ड पेरिक्लिस, PERICLES, पेरिक्लिस। और आपको ध्यान में रखना है, इसी का जो सेकंड फोलियो था, सेकंड फोलियो उन्हीं के द्वारा आया हुआ है, सेकंड फोलियो इन 1632, जिसमें टोटल जो है क्या किया गया था, 37 प्लेस ऑफ शेक्सपियर was included, of Shakespeare was included। तो शेक्सपियर की जिंदगी में जिन लोगों ने का कंट्रीब्यूशन था उसमें से एक नाम मैंने आपको बताया, वो कौन सा नाम रहा है? हेमिंगवे एंड कॉन्डेल, एक नाम है। इन्होंने किया क्या है, इनका कंट्रीब्यूशन ये रहा कि इन्होंने शेक्सपियर के जितने भी प्लेस रहे हैं उन सारे प्लेस को मरने के बाद जो है एक साथ एक किताब की शक्ल दी, कंपाइल जिसको कहा जाता है, कंपाइलेशन ऑफ। इफ द क्वेश्चन कम व्हाट इज फोलियो, फोलियो का मतलब हो गया संग्रह, सारे उनके वर्क का संग्रह करके एक किताब की शक्ल में लाया जाए, उसको कंपाइल किया गया, फर्स्ट फोलियो। और यह फर्स्ट फोलियो कब आता है? 1623 ईस्वी में आता है। जब यह 1623 ईस्वी में आएगा तो उसमें शेक्सपियर के केवल 36 प्ले को इंक्लूड किया गया, एक प्ले को ओमिट कर दिया गया था। जिस प्ले को ओमिट किया, ओमिट का मतलब बाहर करना, निकालना, तो जिस प्ले को ओमिट किया गया उसका क्या नाम था? पेरिक्लिस था। लेकिन इसी का सेकेंड फोलियो आता है, और वो सेकेंड फोलियो 1632 ईस्वी में आता, तब उसमें पेरिक्लिस को भी शामिल कर लिया गया था, और टोटल प्ले की संख्या 37 प्लेस हो गई थी। तो एक नाम जो है, जो मैंने आपको बताया उसका क्या नाम है, दैट वाज हु, दैट वाज हेमिंग्वे और कॉन्डेल। नेक्स्ट नाम जो रहा है, दैट इज द फिफ्थ नेम, क्रिस्टोफर मार्लो, CHRISTOPHER, क्रिस्टोफर मार्लो, MARLOWE। इनके बारे में कहा जाता है कि, इनके बारे में कहा जाता है कि ही पेव्ड द वे फॉर शेक्सपियर। इनके बारे में एक क्वेश्चन कहा जाता है कि ही पेव्ड द वे फॉर शेक्सपियर, उन्होंने शेक्सपियर के लिए रास्ता तैयार किया। ये वर्ड पूछा जा चुका, पेव्ड का
एक आदमी जब दूसरे आदमी के लिए कोई रास्ता तैयार करता है तो उसके लिए वर्ड कंस्ट्रक्शन नहीं आता, मेप्ड नहीं आता, ग्रामर में क्या आता है, पेव आता है। तो ही पेव्ड द वे फॉर शेक्सपियर। तो शेक्सपियर ड्रामा में शेक्सपियर के प्रिकर्सर कौन रहे? प्रिकर्सर माने पहले, जो जिन्होंने, तो उसमें क्रिस्टोफर मार्लो एक बड़ा नाम रहा है। और क्रिस्टोफर मार्लो ने ही पेव द वे फॉर शेक्सपियर। क्रिस्टोफर मार्लो के साथ एक और चीज मैं यहाँ पे लिख दूं कि क्रिस्टोफर मार्लो ने पहला हिस्टोरिकल प्ले लिखा था जिसका नाम है एडवर्ड सेकेंड। और शेक्सपियर ने, याद होगा कि बाद में 10 हिस्टोरिकल प्ले लिखा हुआ है। तो इन आदमी का भी एक कंट्रीब्यूशन रहा है। यहाँ पे मैं बता दूं नेक्स्ट पॉइंट करके कि मार्लो रोट फर्स्ट हिस्टोरिकल प्ले। एडवर्ड सेकेंड, एडवर्ड सेकेंड लेटर ऑन शेक्सपियर, EEAR, शेक्सपियर रोट 10 हिस्टोरिकल प्लेस। तो यहाँ पर भी आपको ध्यान में रखना है कि क्रिस्टोफर मार्लो ने पहला प्ले लिखा था, दैट इज द हिस्टोरिकल प्ले एडवर्ड सेकेंड। बाद में शेक्सपियर ने कितना लिखा हुआ? 10 हिस्टोरिकल प्ले लिखा हुआ। तो इसका मतलब उनका भी, उनका कंट्रीब्यूशन इस लिहाज से भी रहा है। एक और आदमी जो बड़े क्रिटिक में शुमार किए जाते हैं, जिनका नाम है AC ब्रैडली। ये सब सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। AC ब्रैडली, BRADLEY। AC ब्रैडली ने शेक्सपियर के ऊपर किताब लिखा जिसका नाम है शेक्सपियरन ट्रेजिडी। शेक्सपियरन ट्रेजिडी ये किताब का नाम है, ये कई बार पूछा जाता है। एज अ क्रिटिक रहे हैं AC ब्रैडली। AC ब्रैडली ने शेक्सपियर के ऊपर किताब लिखा शेक्सपियरन ट्रेजिडी, जो 1904 ईस्वी में आई है। एक और क्रिटिक रहे हैं, मतलब ये सब शख्सियत थी जो जो चाहे बाद में या उनके ऊपर जिन्होंने कुछ ना कुछ काम किया किसी न किसी रूप में। एक और रहे हैं जिनका नाम है एलार्डाइस निकोल। एलार्डाइस निकोल, इन्होंने लिखा था शेक्सपियरन कॉमेडी। शेक्सपियरन कॉमेडी, शेक्सपियरन कॉमेडी इन्होंने लिखा। इसके अलावा जो है एक शेक्सपियर जिन लोगों से जो है प्रभावित थे या जिनके सोर्स को उन्होंने लिया, उनमें से एक नाम है, नेक्स्ट है नाइन्थ करके, हॉलिंसेट्स क्रॉनिकल, HOLINSETS, हॉलिंसेट्स क्रॉनिकल, हॉलिंसेट्स क्रॉनिकल। एक और जो है, जो रहे हैं, जिनकी जिनसे वो प्रभावित हुए थे या जिनके वर्क उन्होंने फॉलो किया, टॉमस किट्स स्पेनिश ट्रेजिडी। टॉमस किट्स स्पेनिश ट्रेजिडी, ये जो उन्होंने फॉलो किया था हैमलेट को लिखने के लिए। एक और जिस आदमी को उन्होंने फॉलो किया हुआ है, टॉमस लॉज। टॉमस लॉज, LODGES, टॉमस लॉज का रोजालिंड, जो एक प्रोज रोमांस रहा है। प्रोज रोमांस, ये जो प्रोज रोमांस रहा है, इसको उन्होंने किसको लिखा फॉलो करने के लिए? एज यू लाइक इट को, प्रोज रोमांस। शेक्सपियर ने किसको फॉलो, इसको इनको फॉलो किया है क्या लिखने के लिए? एज यू लाइक इट, जो 1599 ईस्वी में आई है।
एज यू लाइक इट। सो मोस्ट ऑफ द थिंग्स का हमने आपको बता दिया कि इनका अपना, बाकी रोमन प्लेस का तो असर रहा ही है, लेकिन जो पर्सनालिटीज रही हैं जिन्होंने ये सब चीजें रहा हुआ है, तो उनमें से एक ये सब चीजें, एक और जो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आलोचना करने वालों में टीएस एलियट का भी एक नाम लिख लीजिएगा, जिन्होंने कहा कि टीएस एलियट ने कहा हैमलेट एज एन आर्टिस्टिक फेल्योर, हैमलेट एज एन आर्टिस्टिक फेल्योर। सो यू विल कम टू नो ये सब के सब ऐसी पर्सनालिटीज रहे हैं, जहाँ पे मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा टीएस एलियट बड़ी पर्सनालिटी है, जिन्होंने अटैक किया हैमलेट पर कि हैमलेट का जो उनका जो प्ले है शेक्सपियर का, वह मैं नहीं कहूंगा उन्होंने ये वर्ड यूज किया किसी काम का नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से यह एक फेल्योर प्ले है, इसका इंपॉर्टेंस उतना ज्यादा नहीं है। ये बात उन्होंने ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव की थियरी में उसमें उन्होंने उसको लेकर के कही हुई थी। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस आदमी ने आर्टिस्टिक फेल्योर शब्द यूज किया, तो जिस आदमी ने आर्टिस्टिक फेल्योर शब्द यूज किया वो टीएस एलियट रहे। किसके लिए यूज किया? हैमलेट के प्ले के लिए यूज किया। शेक्सपियर जिस शख्सियत से प्रभावित थे उसमें एक नाम था थॉमस लॉज, जिन्होंने रोजालिंड लिखा। यह एक प्रोज रोमांस है। उसी को बाद में आदर्श मान करके उन्होंने एज यू लाइक इट नाम का प्ले लिखा, जो 1599 ईस्वी में आया हुआ है। और जो आदमी थे टॉमस किड थे, टॉमस किड ने क्या लिखा है? स्पेनिश ट्रेजिडी लिखा है। बाद में हैमलेट ने जो अपना जो लिखा वो स्पेनिश ट्रेजिडी, टॉमस किड की स्पेनिश ट्रेजिडी को एक सोर्स मान करके लिखा। हालिंसिट के क्रॉनिकल से में उनका आपका हिस्टोरिकल प्ले नजर आएगा, उसका इम्पैक्ट नजर आएगा। एलाडाइस निकोल एक बड़े राइटर है, जिन्होंने शेक्सपियरन कॉमेडी नाम से किताब लिखी है। शेक्सपियरन कॉमेडी जो अभी नेक्स्ट पेज में मैंने किया हुआ था, ये चीज पूछी जा चुकी है। शेक्सपियरन कॉमेडी किसने लिखा? एलाडाइस निकोल ने। एसी ब्रैडले कई बार पूछा जा चुका है, इन्होंने शेक्सपियरन ट्रेजेडी लिखा। ये सब कॉमन पॉइंट है, बाकी सारे पॉइंट्स मैंने आपको ये समझाया। तो आज की क्लास में जो मैंने आपसे डिस्कस किया, जो मैंने आपको बताया शेक्सपियर का प्लस उनकी जिंदगी में आए हुए लोग, डब्ल्यू एच है, डार्क लेडी है, टॉमस थार्पे है, ये सब बार बार आएंगे, बार बार कुछ ना कुछ वो सब चीजें होगी कि उनका अपना क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, उन्होंने क्या क्या किया हुआ है। एंड वन थिंग आई वांट टू टेल यू कि इतना चीजें आप वो करिएगा। शाम को एक क्लास में और शेक्सपियर पर लूंगा, जिसमें मैं उनके लिटरेरी करियर को लेकर के बात करूंगा। जो लिटरेरी करियर उनका जो डॉक्टर डाउडन ने बांटा हुआ है, उस सेक्शन को मैं लेके बात करूंगा। तो उसमें कुछ प्लेस का डेट भी मुझे लिखवाना है, आप लोगों का था कि प्लेस का डेट लिखवा दीजिएगा। और शाम को ही मैं क्रिटिक्स को लेकर के बात करूंगा। तो इस तरह से शेक्सपियर इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आज पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसमें। बाकी जो है आई थिंक कि मैंने आज आप लोगों का समय कुछ ज्यादा ही ले लिया है। तो होप वी विल मीट इन द इवनिंग। क्योंकि कल मैं क्लास ले नहीं पाया था, तो आज और कल का भी कोटा आपका पूरा हो जाएगा। तो एंजॉय द होल डे, बिकॉज टुडे इज छुट्टी। जो लोग वर्किंग लोग हैं उनके लिए तो थोड़ा सा ऑफ है। तो एंजॉय द डे, बट रिमेंबर द टास्क कि मैंने आपको दिया हुआ है कि जो आज मैं पढ़ाया है मैं आपको शाम को 10 मिनट पहले सुनूंगा। जितना पढ़ा है बस इतना, इससे ज्यादा नहीं। ठीक।